मैं प्रकाश पांडे प्रकाश इंस्टीट्यूट में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसे स्वतंत्रता संघर्ष कहा जाता है, फ्रीडम मूवमेंट कहा जाता है। यह स्वतंत्रता संघर्ष बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है कंपटीशन का। इसमें प्री के भी सवाल पूछे जाते हैं, मेंस के भी सवाल पूछे जाते हैं। आप हर जगहों पे यहाँ से प्रश्न पाएंगे, वो चाहे यूपी जे हो, बिहार जे हो, या यूपी पीसीएस हो या आईएएस हो। यहाँ पर देखा जाए तो हर तरह के आप प्रश्न पा सकते हैं, हर तरह के यहाँ से प्रश्नों की जानकारी मिलेगी आपको। इसलिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण विषय वस्तु हो जाता है। इस स्वतंत्रता संघर्ष को देखने से पहले इसमें कितने स्टेप हैं, कितने चरण हैं, कौन कौन से चरण की क्या क्या पॉइंट है, इन सब पर हम बातें करेंगे। स्वतंत्रता संघर्ष का, फ्रीडम मूवमेंट का 3 चरण होता है। 3 चरण है। जो पहला चरण है वह 1885 से लेकर 1905 के बीच शुरू होता है। 1885 से लेकर 1905 के बीच शुरू होता है। इसे उदारवादी युग कहा जाता है। इसी को मॉडरेट पीरियड के नाम से जाना जाता है। इस समय क्या महत्ता होती है, इस समय क्या योगदान होता है इस समय के नेताओं का, उस पर हम चर्चा करेंगे। 1885 में कांग्रेस की स्थापना होती है। 28 दिसंबर 1885 को बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में कांग्रेस की स्थापना होती है। कांग्रेस की स्थापना करने का श्रेय इटावा के कलेक्टर एओ ह्यूम को जाता है। एओ ह्यूम, जिनका पूरा नाम एलन एक्टोबियन ह्यूम है, उन्हीं के द्वारा कांग्रेस की स्थापना की जाती है। कई बार पूछा जाता है कांग्रेस की स्थापना करने वाले एओ ह्यूम कहाँ के जिलाधिकारी रह चुके थे, कहाँ के कलेक्टर रह चुके थे, तो उसका एक लाइन में आंसर जाता है ये कलेक्टर रह चुके थे इटावा के। इन्होंने तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड डफरिन से वार्ता किया और एक सेफ्टी बल्ब के रूप में, सुरक्षा कवच के रूप में कांग्रेस की स्थापना की। इसके पीछे मुख्य मकसद यही था कि भारत में जो नागरिकों के विद्रोह हो रहे हैं, नागरिकों की जो क्रांति हो रही है, उससे क्रांति में एक बफर की भूमिका, मध्यवर्ती की भूमिका निभाने का कार्य कौन करे। बफर की भूमिका, मध्यवर्ती की भूमिका निभाने का काम ये संस्था करे और अंग्रेज हर आंधी तूफान से, क्रांतिकारी गतिविधियों से सेफ हो जाए। इसी उद्देश्य से कांग्रेस की स्थापना एओ ह्यूम ने किया। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता WC बनर्जी ने किया, बेमोस चंद बनर्जी ने किया। और कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1 साल के बाद कलकत्ता में आयोजित हुआ 1886 में, और उस अधिवेशन की अध्यक्षता ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, वयोवृद्ध नेता जिसे दादा भाई नौरोजी कहा जाता है, दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया। इस कांग्रेस अधिवेशन में जितने भी भाग लेने वाले लोग थे, जिसमें मैक्सिमम वकील थे, पत्रकार थे, लेखक थे, एक मध्यम वर्गीय लोग थे, उन सबको टी पार्टी देने का काम, उद्यान भोज देने का काम किया गया। और वो किया गया लॉर्ड डफरिन के द्वारा, तत्कालीन गवर्नर जनरल के द्वारा, वायसराय के द्वारा।
अब यहाँ पे देखा जाए तो कांग्रेस की स्थापना हम एक जगह बताएंगे। कांग्रेस की स्थापना, उससे क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सबको हम एक जगह पर देखेंगे। यहाँ पे कांग्रेस की जब स्थापना हो गई, लॉर्ड डफरिन ने चाय भी बना दिया, पिलाया, और एक तरह से देखा जाए तो इस कांग्रेस में 3 विभूतियों का समावेश हुआ, जिन्हें लाल बाल पाल कहा जाता है। इन 3 विभूतियों में जो पहले विभूति थे वो थे लाला लाजपत राय, दूसरे विभूति थे बाल गंगाधर तिलक, और तीसरे विभूति थे बिपिन चंद्र पाल, जिन्हें क्रांतिकारी नेता के नाम से जाना जाता है। इसीलिए यहाँ पे कांग्रेस के अधिवेशन को, कांग्रेस की विचारधारा को जो उस समय चल रही थी, क्योंकि जितने भी कांग्रेस के मेंबर थे सब उदारवादी थे, सब एक तरह से उदारवाद से प्रेरित थे, इसलिए ये क्रांतिकारी लोग उनके नीतियों से संतुष्ट नहीं थे और इसे राजनीतिक भिक्षावृत्ति का नाम दिया, पॉलिटिकल मेंडेमेकेसी का नाम दिया। अर्थात इनके कहने का मतलब था कि यहाँ पर लोग जो भी कांग्रेस के नेता हैं वो सब एक तरह से राजनीतिक भिक्षावृत्ति मांगते हैं, एक तरह से अंग्रेज़ों से कंधे मिला के चलते हैं, और अंग्रेज़ जो चाहते हैं वही करते हैं, जो चाहते हैं अंग्रेज वही करते हैं। शोषण को कहीं से भी रोकने का कार्य नहीं करते हैं। इस तरह देखा जाए तो यहाँ पे जो उदारवादी नेता थे, जिनके कारण 1885 से लेके 1905 के जो स्वतंत्रता संघर्ष का चरण है उसे उदारवादी चरण कहा जाता है। उसमें प्रमुख नेता थे दादा भाई नौरोजी, महादेव गोविंद रानाडे, फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, पंडित मदन मोहन मालवी, ये जितने भी नेता थे ये सब उदारवादी नेता कहे जाते थे, जबकि इन्हें नरम पंथी भी कहा जाता था। इनका मूल मकसद यही था कि अगर हम अंग्रेज़ों के साथ कंधे से कंधे मिला के चलते हैं तो अंग्रेज़ हमें एक न एक दिन आज़ादी सौंप देंगे, एक न एक दिन आज़ादी हमें दे देंगे। इसी कारण इस चरण में देखा जाए तो कांग्रेस की एक ब्रिटिश समिति की भी स्थापना की गई। कांग्रेस की एक ब्रिटिश समिति की स्थापना की गई और उस समिति के द्वारा इंडियन नामक पत्रिका का भी संपादन किया गया। वहाँ से इंडियन नामक पत्रिका भी निकाला गया। वहीं पर देखा जाए तो इस चरण में कई तरह की घटनाएं घटित होती हैं, जैसे पूना में अकाल का पड़ना और वहाँ पे अंग्रेज़ों के द्वारा अत्याचार किया जाना, जिसके कारण चापेकर बंधुओं ने पूना के प्लेग कमिश्नर मिस्टर रैंड और एस्ट की हत्या कर दिया जाता है चापेकर बंधुओं के द्वारा। ये सब कुछ इस चरण का हिस्सा बन जाता है। इसी चरण में अंग्रेज़ों के द्वारा एक सबसे ज़्यादा घिनौना कार्य किया जाता है और वो है बंगाल का विभाजन। बंगाल का विभाजन वहाँ पर जनमत को एकत्र होते हुए, यूनाइट होते हुए देखने के कारण अंग्रेज़ों ने विभाजन करने का फैसला लिया। अंग्रेज़ों को लगने लगा कि बंगाल एक बहुत बड़ी जनसंख्या वाला उपजाऊ और आर्थिक संपन्न क्षेत्र है। यहाँ पे स्वतंत्रता के विचार सबसे ज़्यादा निकल रहे हैं, इसलिए यहाँ पे जो जनसंख्या है
उसको हिंदू और मुस्लिम के आधार पे बांट देना चाहिए। हिंदू बहुसंख्यक के और मुस्लिम बहुसंख्यक के इलाकों के रूप में उसे बांट देना चाहिए। इसी उद्देश्य से देखा जाए, जो बंगाल का एलजी था, लेफ्टिनेंट गवर्नर था एडू फ्रेजर, उस एडू फ्रेजर ने तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन को एक पत्र लिखा और लॉर्ड कर्जन को बताया कि बंगाल की जनसंख्या बहुत अधिक है। बंगाल की जनसंख्या 7,85,00,000 है और यहाँ पर एक लेफ्टिनेंट गवर्नर इसे शासन देने में असमर्थ है। प्रशासनिक असुविधा के आधार पर बंगाल विभाजन करने का निर्णय लिया गया, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें बांटो और राज करो की नीति दिखाई दे। बांटो और राज करो की नीति में वहाँ पे देखा जाए तो उन्होंने क्या किया, बांटो और राज करो की नीति में सबसे पहला काम किया और ये किया कि जो हिंदू बहुसंख्यक इलाका था उसे पश्चिमी बंगाल में रख दिया और जो मुस्लिम बहुसंख्यक इलाका था उसे पूर्वी बंगाल का नाम दिया। इस तरह यहाँ पर विभाजन की योजना 1905 में बना दी गई। अंग्रेज़ों के द्वारा ये किया जाने वाला सबसे निंदनीय कार्य था और इस बंगाल विभाजन करने का निर्णय 20 जुलाई 1905 को लिया गया और इसी बंगाल विभाजन के विरोध में 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में एक बैठक हुई और उसी बैठक में देखा जाए तो इसके विरोध में स्वदेशी आंदोलन चलाने का निर्णय लिया गया। स्वदेशी आंदोलन चलाने का निर्णय लिया गया। वहाँ पे कलकत्ता में सुबोध मलिक के घर में बैठक हुई और उस बैठक में चंद घंटों में देखा जाए तो लाखों रुपया एकत्र हो गए। जनता ने स्वदेशी आंदोलन को चलाने के लिए फंड दिया, चंदा दिया ताकि अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ा जा सके। और इस तरह देखा जाए तो 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा कर दी गई। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा कर दी गई और इसी बंगाल विभाजन के दिन को शोक दिवस के रूप में मनाया गया। वहाँ पे हिंदू और मुसलमान दोनों ने गंगा स्नान किया और गंगा स्नान करने के बाद एक दूसरे के हाथों पर कलाइयों में राखी बांधी, रक्षाबंधन दिवस के रूप में मनाया। इस तरह देखा जाए तो बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हो गया और इसके विरोध में देश में स्वदेशी आंदोलन शुरू हो गया, जिस स्वदेशी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था कि हम केवल अपने देश में बनी हुई वस्तुओं का ही उपयोग करेंगे, हम विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करेंगे। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने का इस समय निर्णय लिया गया। इसी समय स्वदेशी आंदोलन का प्रचार प्रसार करने का श्रेय 3 पत्रिकाओं को गया। सूर्यनाथ बनर्जी ने अपनी बंगाली पत्रिका में इसका प्रचार प्रसार किया। कृष्ण कुमार मित्र ने हितवादी पत्रिका में इसका प्रचार प्रसार किया। वहीं पर पृथ्वी से चंद्र राय ने संजीवनी पत्रिका में इसका प्रचार प्रसार किया। यहाँ पर एक सवाल है और वो सवाल है कि सबसे पहले स्वदेशी शब्द किसने दिया था। स्वदेशी शब्द सबसे पहले, ये क्वेश्चन लोअर पीसीएस में पूछा जा चुका है, इसका एक लाइन में आंसर है कृष्ण कुमार मित्र ने। कृष्ण कुमार मित्र के द्वारा सबसे पहले स्वदेशी शब्द को दिया गया था।
इस स्वदेशी आंदोलन का प्रारूप कैसा था, रूपरेखा कैसा था, उसको हम एक वीडियो में बातें करेंगे। एक वीडियो में बातें करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में बातें करेंगे, लेकिन हम दूसरे चरण पे बातें कर लेते हैं। इसका द्वितीय चरण क्या था? इसका द्वितीय चरण 1906 से इसी बंगाल विभाजन के विरोध में शुरू होता है और 1906 से लेकर 1919 तक रहता है। और इसमें उग्रवादी राष्ट्रीयता का युग हो जाता है। इसमें जितने भी युवक हैं, नेता हैं, वो क्रांति के रास्ते पे चलने लगते हैं। उन्हें ये लगता है कि अंग्रेज हमारे अधिकारों को जब्त कर रहे हैं और हमें केवल बम पिस्टल का ही उपयोग करना चाहिए। हमें बम पिस्टल के ही माध्यम से आज़ादी को हासिल करना चाहिए। इसी कारण देखा जाए तो यहाँ पे स्वदेश बांधव समिति बनती है। वारिंद घोष है, जो अरविंद घोष के भाई हैं। उसके बाद देखा जाए तो अन्य क्रांतिकारी पूरे बंगाल में क्रांतिकारी गतिविधियों को फैलाने का कार्य करते हैं और यहीं से स्वदेशी आंदोलन क्रांतिकारी आंदोलन के रूप में बदल जाता है। यहाँ पे जितने भी बदनाम अंग्रेज अधिकारी हैं, उनको मारने का निर्णय लिया जाता है। उस पर भी हम चर्चा करेंगे। उसके बाद ये चरण 1916 तक चलता रहता है, जब तक कि महात्मा गांधी का आगमन नहीं हो जाता है। और जैसे महात्मा गांधी का आगमन होता है, महात्मा गांधी के आगमन के पश्चात गांधी युग की शुरुआत हो जाती है और गांधी युग स्वतंत्रता संघर्ष का तीसरा चरण बनता है। और ये गांधी युग कब से कब तक रहता है? ये 1919 से लेकर 1947 तक रहता है। जब तक महात्मा गांधी की मृत्यु नहीं हो जाती है, महात्मा गांधी की हत्या नहीं हो जाती है, तब तक देखा जाए तो इससे भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के मानस पटल पर महात्मा गांधी हावी रहते हैं। महात्मा गांधी हावी रहते हैं। इसी कारण स्वतंत्रता संघर्ष के इस चरण को गांधी युग के नाम से पुकारा जाता है। और इसी गांधी युग में देखा जाए तो असहयोग आंदोलन होता है, चौरी चौरा कांड होता है, आगे सविनय अवज्ञा आंदोलन, नमक डांडी मार्च होता है, भारत छोड़ो आंदोलन होता है और लास्ट में भारत का विभाजन भी होता है। और 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या कर दी जाती है। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में स्वदेशी आंदोलन के बारे में चर्चा करेंगे। यह वीडियो सब्सक्राइब करें, लोगों से सब्सक्राइब कराएं। किसी तरह का कोई दिक्कत हो तो मेरे मोबाइल पे संपर्क कर लेंगे 8707 83 51 99। थैंक यू, धन्यवाद।